राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने अभिकरण की संविदा क्या होती है तथा अभिकरण की संविदा के आवश्यक तत्वों के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है अभिकरण का सृजन कैसे किया जाता है, अर्थात अभिकरण का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अभिकरण का सृजन निम्न प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट, स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा। यदि मालिक अभिकर्ता को लिखित या मौखिक रूप से नियोजित करता है तो इसे स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा अभिकरण का निर्माण हो जाता है। मालिक अभिकर्ता को लिखित या मौखिक रूप से नियोजित कर सकता है। अभिकरण की संविदा के लिए किसी लिखित दस्तावेज का होना आवश्यक नहीं है। तो अभिकरण की संविदा के लिए किसी लिखित दस्तावेज होना आवश्यक नहीं है। मालिक अभिकर्ता को मौखिक या लिखित रूप से नियोजित कर सकता है, या तो वह लिखित रूप से नियोजित करे या मौखिक रूप से नियोजित करे, तब अभिकरण का निर्माण हो जाता है। दूसरा जो अभिकरण सृजन का जो तरीका है वह है पक्षकारों के आचरण या संबंध द्वारा भी अभिकरण का निर्माण हो जाता है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रति ऐसी स्थिति धारण करने देता है जिससे यह प्रतीत हो कि दूसरा व्यक्ति पहले का अभिकर्ता है, तो यह विवक्षित अभिकरण की परिस्थिति हो गई। क्या? जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रति ऐसी स्थिति धारण करने देता है जिससे यह प्रतीत हो कि दूसरा व्यक्ति पहले का अभिकर्ता है, तो यह विवक्षित अभिकरण की परिस्थिति है। आचरण द्वारा नियोजित होने वाले अभिकर्ता का उदाहरण मालिक का विबंधन है, मतलब एस्टोपल द्वारा आबद्ध होना है। उदाहरण के लिए, जब मालिक अपने अभिकर्ता को ऐसी स्थिति धारण करने देता है कि कोई साधारण सूझबूझ वाला व्यक्ति जिसे व्यापारिक रीतियों की जानकारी है, ये समझकर कि अभिकर्ता को कोई विशेष कार्य करने का प्राधिकार है, ऐसे कार्य करने का संव्यवहार अभिकर्ता से कर लेता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति के प्रति मालिक विबंधन से आबद्ध हो जाता है और यह नहीं कह सकता कि अभिकर्ता को ऐसा कार्य करने का कोई प्राधिकार नहीं था। तो मालिक भी क्या होता है, एस्टोपल से आबद्ध हो जाता है और बाद में मालिक उस कार्य से इनकार नहीं कर सकता। इससे मालिक और अभिकर्ता के बीच में एजेंसी का निर्माण हो जाता है। तो पक्षकारों के आचरण से भी एजेंसी का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं, क्या पत्नी पति के अभिकर्ता होती है या पति पत्नी का अभिकर्ता हो सकता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं, क्या पत्नी पति का अभिकर्ता हो सकती है। जो पत्नी अपने पति के साथ रहती है उसे पति के नाम पर घरेलू वस्तुएं खरीदने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि पत्नी अपनी पति के साथ रहती है तो उसे पति के नाम से घरेलू वस्तुएं उधार खरीदने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः मालिक तथा अभिकर्ता संबंधित विधि पति पत्नी के रिश्ते पर सदैव ही लागू होती है। तो मालिक और अभिकर्ता संबंधित विधि पत्नी पत्नी के बीच में सदैव ही लागू रहती है। पत्नी का यह अधिकार कुछ नियमों के अधीन है। तो पत्नी पति का अभिकर्ता होती है, परंतु यह अधिकार कुछ नियमों के अधीन है। उस नियमों के अधीन ही पत्नी पति का अभिकर्ता हो सकती है। तो प्रथम जो नियम है वह यह कि पति पत्नी साथ रहते हो। पहला नियम जो कंडीशन है, पति पत्नी एक साथ रह रहे हो। यदि
पति के किसी दोष के कारण उससे अलग रहती है, यदि पत्नी पति के दोष के कारण उससे अलग रह रही है, तो वह जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए तो विकृता होगी, परंतु किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। यदि पत्नी पति के किसी दोष के कारण उससे अलग रह रही है, तो वह जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए तो उसका अभिकर्ता होगी, किंतु अन्य कार्य के लिए नहीं। और यदि वह अपने ही दोष के कारण अलग रह रही है, तो वह किसी भी प्रकार का अभिकर्ता नहीं होगी। अगर पत्नी अपने स्वयं के दोष के कारण पति से अलग रह रही है, तो वह किसी प्रकार का अभिकर्ता नहीं होगी। दूसरा जो नियम है वह है कि पति पत्नी अपने घर में रह रहे हो। तो दूसरी आवश्यक शर्त है, पहली क्या है, वह पत्नी पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हो। दूसरा, वह पत्नी अपने पति पत्नी अपने घर में रह रहे हो। केवल विवाह के तख्ते से पत्नी पति की अभिकर्ता नहीं हो जाती और न साथ रहने से ही होती है। उनका घर होना चाहिए। यदि उनका घर है जिसका ये व्यक्ति प्रबंध कर रहा है, तो वह अभिकर्ता हो जाएगा। अगर उनका घर है और ये व्यक्ति जो उसका प्रबंध कर रहा है वह अभिकर्ता हो जाएगा, भले ही वह विवाहित पत्नी न हो और केवल उपपत्नी की तरह ही रह रही हो। तीसरा जो नियम है, पत्नी अपने पति को केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए आबद्ध कर सकती है। तो पत्नी अपने पति को केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए आबद्ध कर सकती है। अब आवश्यक वस्तुएं क्या है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। केवल इतना कहा जा सकता है कि जीवन के जिस स्तर पर पति रहने का दावा करता है, उसी स्तर को बनाए रखने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक है, उन्हें खरीदने का प्राधिकार पत्नी को हो जाता है। मतलब केवल इतना कहा जा सकता है, जीवन के जिस स्तर पर पति रहने का दावा करता है, उसी स्तर को बनाए रखने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक है, उन्हें खरीदने का प्राधिकार पत्नी को प्राप्त हो जाएगा। पत्नी को ऐसी वस्तुएं खरीदने का प्राधिकार नहीं है जो उसके जीवन स्तर से बाहर हो। तो जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए ही पत्नी पति का अभिकर्ता हो सकती है, इसके अलावा नहीं। अब आता है, क्या पति पत्नी का अभिकर्ता होता है? पति को न तो मूल रूप से, न आवश्यक रूप से और न ही विकसित रूप से अपनी पत्नी की ओर से उसका अभिकर्ता बनने की शक्ति होती है। अतः पति पत्नी का अभिकर्ता नहीं हो सकता। परंतु यदि पत्नी पति को ऐसा प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से दे या उसके किए हुए कार्यों का अनुमोदन करे, तो फिर पति पत्नी का अभिकर्ता हो सकता है। सामान्यतः पति पत्नी का अभिकर्ता नहीं होता, परंतु यदि पत्नी उसे अभिव्यक्ति या विकसित रूप से ऐसा प्राधिकार दे या उसके किए गए कार्यों का अनुमोदन करे, तो वह अभिकर्ता हो सकता है। तीसरा जो एजेंसी निर्माण का जो तरीका है वह है आवश्यकता द्वारा एजेंसी का सृजन। तो आवश्यकता द्वारा भी एजेंसी का निर्माण होता है। कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हित की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करता है, जिसके लिए वह व्यक्ति से निर्देश या सम्मति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता, तथा परिस्थितियां ऐसी होती है कि उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो उन कार्यों के लिए वह अन्य व्यक्ति उसी प्रकार से बाध्य है जिस प्रकार एक एजेंट अपने कार्यों से मालिक को बाध्य कर सकता है। तो आवश्यकता द्वारा भी एजेंसी का सृजन होता है और उससे उन कार्यों के लिए उसी प्रकार से बाध्य किया जा सकता है जिस प्रकार एजेंट अपने कार्यों से मालिक को बाध्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और दूसरा व्यक्ति उस घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाता है और उसका डॉक्टर से उपचार करवाता है, तो घायल व्यक्ति उन सेवाओं के लिए डॉक्टर को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। घायल व्यक्ति उन सेवाओं के लिए डॉक्टर को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। ये आवश्यकता द्वारा एजेंसी, क्योंकि आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण हो गया। अब आवश्यकता द्वारा एजेंसी के निर्माण के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। निम्न शर्तों की पूर्ति नहीं होगी तो आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण नहीं हो सकता।
पहली जो शर्त है, परिस्थितियां ऐसी हो कि उस समय कार्य किए जाने की आवश्यकता हो। मतलब परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिससे उस स्थिति में कार्य किया जाना आवश्यक हो। इसको हम सिम्स एंड कंपनी बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी 1913 के वाद से समझते हैं। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि एक व्यक्ति ने मक्खन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रेलवे कंपनी के कर्मचारियों रेलवे कंपनी को दिया। एक व्यक्ति ने मक्खन एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए रेलवे कंपनी को दिया। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण माल रास्ते में ही रुक गया। अब कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी जिसके कारण माल रास्ते में ही रुक गया। माल नाशवान था और नष्ट हो जाता, इसलिए रेलवे कंपनी ने उसे बेच दिया। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि परिस्थितियां ऐसी विद्यमान थी कि यदि माल नहीं बेचा जाता तो वह नष्ट हो जाता। अतः आवश्यकता द्वारा अभिकरण का सृजन मानते हुए न्यायालय ने क्या कहा, आवश्यकता द्वारा अभिकरण का निर्माण मानते हुए न्यायालय ने रेलवे कंपनी द्वारा माल बेचने को वैध ठहराया तथा इस विक्रय द्वारा मालिक को बाध्यकारी ठहराया। मतलब परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें कार्य किया जाना आवश्यक हो। तो परिस्थितियां इस वाद में क्या थी, अगर उस मक्खन को रेलवे कंपनी नहीं बेचती तो मक्खन की नष्ट होने की पूरी संभावना थी, अतः उसको बेचना आवश्यक था, इसलिए मालिक को इसके लिए बाध्य ठहराया और आवश्यकता द्वारा न्यायालय ने एजेंसी सृजन माना। दूसरी जो आवश्यकता द्वारा एजेंसी सृजन के लिए जो शर्त है वह है, ऐसी परिस्थितियों में मालिक की सहमति या निर्देश प्राप्त करना संभव न हो। अब परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें मालिक की सहमति या निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं हो। जैसे अभी ऊपर हमने जो केस देखा उसके तथ्यों की बात करें तो उसकी परिस्थितियां ऐसी थी तो उसमें मालिक की सहमति प्राप्त करना संभव नहीं था। तो परिस्थितियां ऐसी हो कि मालिक की सहमति या निर्देश प्राप्त करना आवश्यक न हो और तब अगर कोई कार्य किया जाता है तो उससे आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण हो जाएगा। तीसरी जो आवश्यक शर्त है, कार्य सद्भावपूर्वक मालिक की हित की सुरक्षा के लिए किया जाना आवश्यक है। तो आवश्यकता द्वारा एजेंसी सर्जन के लिए यह आवश्यक है कि कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो और मालिक की हित की सुरक्षा के लिए किया जाना आवश्यक होता है। तो वह कार्य यह आवश्यक नहीं है कि मालिक को उससे वास्तव में फायदा हुआ हो जो कार्य किए जाए, केवल सद्भावपूर्वक कार्य किया जाना आवश्यक है, यही पर्याप्त है। जो कार्य किया जाए इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उससे मालिक को वास्तव में क्या हो फायदा, केवल सद्भावपूर्वक किया जाना आवश्यक है, यही पर्याप्त है। चौथा जो एजेंसी निर्माण का तरीका है वह है अनुसमर्थन द्वारा, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। तो अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी के सर्जन के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 196 से 200 के अंतर्गत किए गए हैं। तो धारा 196 में अनुसमर्थन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का सर्जन कब किया जाता है, यह अनुसमर्थन किसे कहते हैं इस संबंध में। तो धारा 196 की व्याख्या के आधार पर अनुसमर्थन की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अनुसमर्थन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का कार्य बिना उसकी सहमति व ज्ञान के कर देता है। तो बाद में उस व्यक्ति को दो विकल्प प्राप्त होते हैं। प्रथम विकल्प के अनुसार वह उस कार्य को अस्वीकार कर सकता है, चाहे तो उसकी पुष्टि कर उसको स्वीकार भी कर सकता है। यदि वह व्यक्ति उस कार्य की पुष्टि द्वारा उसे स्वीकार कर देता है तो उसे ही विधिक भाषा में अनुसमर्थन कहते हैं। यदि वह व्यक्ति उस कार्य की क्या कर देता है, पुष्टि द्वारा उसको स्वीकार कर देता है तो उसे ही विधिक भाषा में अनुसमर्थन करना कहते हैं। और अनुसमर्थन जैसे ही वह करेगा तो उसे अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का निर्माण हो जाएगा। धारा 197 के अनुसार अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है। तो धारा 197 ये कहते हैं कि अनुसमर्थन अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। जब अनुसमर्थन शब्दों द्वारा किया जाता है तो इसे अभिव्यक्त अनुसमर्थन कहते हैं। शब्द मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं। और जब अनुसमर्थन आचरण द्वारा किया जाता है तो इसे विवक्षित अनुसमर्थन कहते हैं। तो अनुसमर्थन
अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। इसको एक हम उदाहरण से समझते हैं। क बिना ख के प्राधिकार के माल खरीदता है, तत्पश्चात ख उन्हें ग को अपने लेके बेच देता है। क्या क्या करता है? प्राधिकार के बिना ख के लिए माल खरीदता है, तत्पश्चात ख उन्हें ग को अपने लेके बेच देता है। तो ख के आचरण से विवक्षित है कि उसने क द्वारा उसके किए गए कार्यों का अनुसमर्थन किया, तो इससे अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी का निर्माण हो गया। धारा 198 के अनुसार अनुसमर्थन विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। तो विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है। कोई भी विधिमान्य अनुसमर्थन ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसको मामले के तथ्यों का ज्ञान न हो। तो अनुसमर्थन उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे मामले के तथ्यों का ज्ञान हो। अगर उसके मामले के तथ्यों का ज्ञान नहीं हो तो उस व्यक्ति द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। धारा 199 अनुसमर्थन पूर्ण होना चाहिए, आंशिक नहीं। तो अनुसमर्थन क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, आंशिक नहीं होना चाहिए। या तो पूरे कार्य का ही अनुसमर्थन किया जाए या उसको पूरा ही अस्वीकार किया जाए, किंतु आंशिक कार्य का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। वह ये उससे मालिक को यह विकल्प तो प्राप्त है कि वह संपूर्ण समव्यवहार का अनुसमर्थन करे या चाहे तो संपूर्ण को अस्वीकार कर दे, लेकिन यह विकल्प प्राप्त नहीं है कि वह किसी समव्यवहार का आंशिक अनुसमर्थन करे तथा आंशिक अस्वीकार करे। तथा अनुसमर्थन पूर्ण होना चाहिए, आंशिक अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट धारा 200 में अनुसमर्थन ऐसे कार्य का न हो जिससे पर व्यक्ति को क्षति पहुंचे। अतः अनुसमर्थन ऐसे कार्य का नहीं करना चाहिए जिससे पर व्यक्ति को क्षति पहुंचे। तो धारा 200 के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसे आपराधिक कार्य का अनुसमर्थन नहीं कर सकता जिसमें पर व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंची हो। तो अनुसमर्थन द्वारा एजेंसी सर्जन के निर्माण के लिए आवश्यक है कि अनुसमर्थन अभिव्यक्त भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है, और विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, और अनुसमर्थन पूर्ण होना चाहिए, आंशिक अनुसमर्थन नहीं होना चाहिए, और अनुसमर्थन ऐसे कार्य का हो जिससे पर व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचे, तभी अनुसमर्थन वैध होगा, अन्यथा नहीं। दोबारा हम जो एजेंसी सर्जन के तरीके हैं उनका अवलोकन करते हैं। प्रथम जो तरीका है स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा एजेंसी का निर्माण हो सकता है। दूसरा जो तरीका है पक्षकारों के आचरण या संबंध द्वारा एजेंसी का निर्माण हो सकता है। तीसरा जो आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण किया जा सकता है, और जो चौथा तरीका है अनुसरण द्वारा भी एजेंसी का निर्माण किया जा सकता है। थैंक यू।